मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की जजों की राय अलग अलग रही है और इसको लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। तमाम सारे बयान, विवादित बयान सामने आने लगे हैं। आपको बताते हैं इस पूरी खबर को लेकर हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय सामने आई है। अब बड़ी बेंच में इसको लेकर के सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक सुनवाई की थी और उसके बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला आया है। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं फैसले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सभी अपील खारिज कर दी। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो कि दूसरे जस्टिस थे इस बेंच के, उन्होंने हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत माना। जस्टिस धूलिया ने कहा कि विषय यह नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था और इसके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसके खिलाफ तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कुल मिलाकर 70 से अधिक याचिकाएं पड़ी थी। 21 से अधिक वकील इसमें खड़े हुए थे। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित फैसले के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। दरअसल ये मामला अब बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। खंडित फैसले को देखते हुए मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने ये जानकारी उसी समय दी थी और अभी हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध का जो फैसला था कर्नाटक हाईकोर्ट का, वो अभी फिलहाल लागू रहेगा। हिजाब विवाद की शुरुआत उडुपी के एक महिला कॉलेज से हुई थी। ये कर्नाटक के उडुपी में एक महिला कॉलेज में इस विवाद की शुरुआत हुई थी और कुछ छात्राओं को प्रिंसिपल और स्टाफ ने हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोका और उसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उसके बाद से ये पूरा विवाद घिर गया था। वहीं हिजाब की बंदिशों के खिलाफ ईरान की बेटियां कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ईरान में बंदिशों के खिलाफ, हिजाब की बंदिशों के खिलाफ बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद बेटियां सड़क पर उतरकर हिजाब जला रही हैं, विरोध में चोटियां काटकर फेंक रही हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है वहां पर। ईरान के इस उग्र प्रदर्शन में अब तक 185 से अधिक महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन वे अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। लेकिन भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनाने को लेकर कुछ संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यह समझने की बात है। हैरानी की बात यह है कि बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनाने की जिद को पूरा करने के लिए संगठनों ने 70 से ज्यादा याचिकाएं डाली थी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इन याचिकाओं के पक्ष में देश के 21 बड़े वकीलों की सेवाएं ली गई। इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है। हिजाब मामले पर खंडित फैसले के बाद कुछ नेताओं के बिगड़े बोल, महिलाओं को लेकर अनर्गल टिप्पणियां भी आई हैं सामने। ये आज का मामला है तो ये बेहद संवेदनशील हो चुका है मामला। बावजूद इसके कुछ असंवेदनशील टिप्पणियां महिलाओं को लेकर के कुछ नेता, हमारे राजनेता जिनको हम फॉलो करते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम असंवेदनशील टिप्पणियां महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल फिरोज बख्त अहमद, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। देखिए, बड़े खेद का विषय है कि ईरान में जो भी कुछ महिलाओं के साथ किया जा रहा है। एक वीडियो मेरे पास आया था, एक मुस्लिम महिला का, उसकी शादी थी तो उसके फादर को उसकी शादी में नाचना था, डांस करना था। उसको गोली मार दी ईरान की पुलिस ने। वो बेचारा उसकी कब्र के ऊपर डांस कर रहा था। ये दिल को बिल्कुल छलनी करने वाला सीन था। और जिस तरीके से किसी को गोली मार रहे हैं, किसी की नाक काट रहे हैं, किसी का जो है मुंह बिगाड़ रहे हैं, इस तरह की हरकतें ये ईरान की पुलिस कर रही है। डाउन विद ईरान, शेम ऑन ईरान, जिस तरीके का इन्होंने रवैया अपना रखा है महिलाओं के लिए। इस्लाम में कहते हैं कि माँ की जो पैर हैं उसके नीचे जन्नत होती है, लेकिन ये दोज़खी लोग जो हैं, जिस तरीके से ये हिजाब के चक्कर में इन्होंने बिल्कुल एक शैतानियत पर उतार आए हैं। हमारी जो हिंदुस्तान की बच्चियां हैं वो तो बहुत फ्री हैं, तो बहुत लिबरल माहौल है।
और जिस तरह से पूर्व वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत लिबरल माहौल है, लेकिन इस लिबरल माहौल का भी कुछ फायदा लोग उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही साथ कर्नाटक से, बेंगलुरु से हमारे साथ आयशा खानम जुड़ी हुई हैं, और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विकास, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मामला जो सामने आया, खंडित स्टेट जजमेंट रहा, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल निखिल, देखिए स्प्लिट वर्डिक्ट था, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि दोनों जजेस अलग अलग ऑर्डर सुना रहे थे। कल जो प्रोसेस आई थी उसके हिसाब से इस बात की संभावना थी कि दोनों अलग अलग फैसला देंगे। अब जो स्प्लिट वर्डिक्ट है उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक सरकार का फैसला उचित है, इस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं यूनिफॉर्म को लेकर के। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने दो बातें यहाँ पर कही हैं जिसमें उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई है इस फैसले से। जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले से उन्होंने ये कहा कि उनके मुताबिक, उनके हिसाब से सबसे अहम पहलू ये है कि क्या इसके चलते बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट होगा, और अगर ऐसा होता है तो जो गर्ल एजुकेशन की बात है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपना फैसला लिख रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि जो भी हम फैसला करने जा रहे हैं उसका गर्ल एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा। यही वजह है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि यहाँ पर जो हमने एक लंबी बहस की कि क्या ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, जो हिजाब है, उसकी जरूरत ही नहीं थी। जहां तक यहाँ पर मूल बात थी वो ये है जस्टिस धूलिया के मुताबिक कि ये एक विकल्प है, अगर कोई पसंद करता है हिजाब को तो वो पहने और नहीं पसंद करता तो वो ना पहने। लेकिन इन सारी चीजों का असर, इन विवादों का असर जो बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं उन पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 विषय तय किए अपने आदेश में। उन्होंने 11 बिंदुओं को चिन्हित किया और उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने ये कही कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। दूसरा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, और एक समानता के लिए सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता की अपनी दलीलें थी, जस्टिस धूलिया की अपनी दलीलें हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा मामला चीफ जस्टिस के पास जाता है, जो अभी ये तय करेंगे कि कितने जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, और वही उम्मीद ये की जाती है कि वही बेंच ये भी तय करेगी कि किन बिंदुओं पर अब सुनवाई होगी, क्योंकि अब सुनवाई शुरू से होगी। जैसे कि अभी जो हमने 2 जजेस की बेंच के सामने सुनवाई देखी थी, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल शुरुआती स्तर से अब दोबारा सुनवाई होगी। बेंच का स्वरूप क्या होगा, कितने जजेस होंगे, ये सारे फैसले ये चीजें तय हो जाएंगी, शायद चीफ जस्टिस इसको तय कर देंगे। लेकिन एक बात और आपसे विकास समझना चाहेंगे कि क्या जस्टिस धूलिया ने इसमें बच्चियां ड्रॉप आउट ना होने पाए, ये चीजें विशेष रही इस फैसले के पीछे, उनके फैसले के पीछे? बिल्कुल, देखिए जी निखिल, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि उनका जो पूरा फोकस था अपना फैसला लिखते समय वो ये था कि क्या इस तरह के कदमों से बच्चियां स्कूल ड्रॉप करेंगी, इस ड्रॉप आउट नंबर बढ़ेगा बच्चियों का। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि अलग अलग पृष्ठभूमि से इस तरह की स्टूडेंट्स आती हैं, अगर वो स्कूल नहीं आएंगी तो उनको घर पे किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह से उनसे काम भी करने पड़ते हैं, उनको घरेलू कामकाज में हिस्सा लेना पड़ता है। तो अगर बच्ची स्कूल आ रही है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन जस्टिस धूलिया के थे, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इस बड़ी बहस में नहीं पड़ता कि वो रिलीजन का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है। मेरा प्रमुख मकसद यह है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जो विषय है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी विकास, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आयशा, आपके पास आते हैं। बेंगलुरु में क्या रिएक्शन है, क्योंकि उडुपी से भी अगर आपके पास कोई जानकारी हो जहां से ये मामला, इस मामले की शुरुआत हुई थी, क्या अपडेट देंगे आप? जी देखिए निखिल, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, मिले जुले रिएक्शंस यहाँ पर हैं इस पूरी जजमेंट को लेकर। हालांकि कर्नाटक सरकार को ये उम्मीद थी कि आज एक फैसला आएगा और इस पूरे विवाद पर पर्दा गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मामला पूरा दोबारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पाले में गया है। तो कर्नाटक सरकार कुछ हद तक
डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो चाहते थे कि एक स्पष्ट और क्लियर डायरेक्शंस मिले ताकि ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो और लड़कियों के जो एजुकेशन है उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर भी जो कर्नाटका सरकार ने दलीलें पेश की थी कर्नाटका हाईकोर्ट में, जिस तरह से ये केस कर्नाटका हाईकोर्ट में लंबा चला था, कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस केस की हियरिंग में पेश थे, उन्होंने सुनवाई, उनकी अगुवाई में बेंच बनी थी। तो कर्नाटका सरकार का यही मानना है कि आगे चलकर इस मामले में जो वर्डिक्ट हाईकोर्ट ने दिया था कि यूनिफॉर्म रूल्स जो है वो कर्नाटका सरकार ने जो रूल्स बनाए थे इसे मेंटेन किया जाए। तो फिलहाल जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है, जो वर्डिक्ट रहा, वो अब भी लागू रहेगा और यूनिफॉर्म रूल्स के साथ हिजाब पहनने की इजाजत नहीं रहेगी। तो ऐसे में लड़कियों को भी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं दोबारा सुनवाई होने के बाद जो लड़कियां इसकी मांग कर रही थी उन्हें ये उम्मीद है कि दोबारा सुनवाई के दौरान उनकी बातें रखी जाएगी। देखिए, खास बात ये रही कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। ये बात साबित हुई थी कर्नाटका हाईकोर्ट में जब इन लड़कियों ने ये दलील पेश की थी और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत ये उनका हक है, उनका राइट है कि वो हिजाब पहने। लेकिन इस बात को नकार दिया था कोर्ट ने जब ये दलीलें भी पेश की गई कि कानून से बढ़कर कोई और अनुभव और भावनाएं जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में यही बात साबित हुई थी कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। तो ये काफी लंबी दलीलें दी गई थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोबारा जब सुनवाई शुरू होगी अब ये किस हद तक जाती है, क्योंकि फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट वर्डिक्ट जी बिल्कुल, अभी फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो लागू रहेगा और जब 3 जजों की बेंच में ये मामला जाएगा, जैसा कि विकास ने बताया कि नए सिरे से इसकी शुरुआत होगी, दलील दिए जाएंगे, तर्क वितर्क एक बार फिर से दिए जाएंगे। अंबर जैदी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी जी, ये आपको नहीं लगता कि जब महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता, उनके हितों की बात होती है, ईरान में तो देखिए हिजाब के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर हिजाब पहनने को लेकर की बात हो रही है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी याचिकाएं डाली जा रही हैं कि नहीं जी हिजाब पहनना उनका हक है। और एक तरफ जो ईरान में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर एक आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसे में आप जबकि हमने देखा कि हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में और ईरान में जो हो रहा है हिजाब को लेकर बड़ी क्रांति आ रही है, उसके समर्थन में दुनिया भर के मुल्क और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में आज जो फैसला आने वाला था उसको लेकर बड़ी उम्मीदें दुनिया भर की तरफ से भारत की तरफ लगाई जा रही थी और मुझे खुद पर्सनली भी बड़ी उम्मीद थी कि एक यूनैनिमस जजमेंट आएगा जिसमें जो रिलीजियस फैनेटिक्स है उनको एक बड़ा जवाब मिलेगा मुंह तोड़ और उनपे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन वो फैसला नहीं आया। स्प्लिट जजमेंट हमें आज देखने के लिए मिला जिसमें जस्टिस गुप्ता ने जो रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं मानी है और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने बरकरार रखा है। स्टेटस को एक्ट मेंटेन रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच है उसके पास ये कोई डिसीजन नहीं आता। लेकिन जस्टिस दुनिया ने जो बात कही है कि बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है बच्चों की खासतौर से गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन। लेकिन जो रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, जो रूढ़िवादी मानसिकता है हिजाब या बुर्का, क्योंकि ये कई सारे हाईकोर्ट की रूलिंग में साबित हो चुका है कि हिजाब या बुर्का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये अलग अलग सभ्यताओं में इस्लाम से पहले भी पाया गया है, मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको महिलाओं की सुरक्षा का सिंबल मानते हुए इनफैक्ट आज कई सारी बच्चियों का, छोटी छोटी लड़कियों का रिएक्शन आ रहा है जिसमें वो ये कहती आ रही है कि हमें इसमें बड़ा सेफ फील होता है और हम इसमें सुपीरियर फील करते हैं। यही जो मानसिकता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लोगों में डालते हैं, खासतौर से जो यंग जनरेशन है मुसलमान बच्चों की, उनके अंदर आप ये डालते हैं कि हमारा दीन सबसे अच्छा, हमारा अल्लाह सबसे अच्छा, हम हिजाब इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम शहजादे हैं, शहजादियां हैं, हम सबसे अच्छे हैं। या आप हिजाब नहीं, जो लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस की, वो इस तरह की बातें जब आप सुनने को मिलते हैं कि आप जो हिजाब नहीं पहनता वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी महिला नहीं है, हम सुपीरियर है जो हिजाब पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ये प्रहार जरूर करता है जो कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर इन सारी चीजों को
यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की जाती है भारत में। जी। क्योंकि आज भारत में जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं होगा अगर जो लार्जर बेंच है वो हिजाब को अलाउ कर देती है, तो आप सोचिए कल मोरालिटी पुलिस ईरान की तरह आएगी और सबके ऊपर हिजाब लागू कराएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और आगे आप देखिए कि स्कूल कॉलेज, खासतौर से स्कूल्स में मुसलमान लड़कियों के लिए जो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस दुलिया ने बोला है, वो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना मुसलमान बच्चों को जी बिल्कुल, यही प्रश्न हम आपके पास लाना चाह रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म की बात होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान हो, सभी चाहे बच्चे अमीर गरीब हो, किसी भी जाति धर्म से हों, उनसे यूनिफॉर्म का दरअसल मकसद ही यही होता है। लेकिन ये जिस तरह से ये पूरा मामला लेकर के सामने आया गया, तो ये नहीं लगता है कि ये यूनिफॉर्म को ही धतापना बताने की जिद है एक तरह से? हम जब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग लोकतंत्र की आर्टिकल 25, 14 और ये वो सब बात करते हैं, लेकिन हम को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक संवैधानिक अधिकार के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और हम सबको वो जरूर फॉलो करनी है। हम यहाँ पर आप इंडिविजुअल चॉइस की बात की जस्टिस धूलिया ने और बच्चों की एजुकेशन की बात की, लेकिन जो सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सवाल उनके अधिकारों पर भी उठता है, जैसे कि फौज है और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहां पर उनका एक यूनिफॉर्म कोड होता है जिसको मेंटेन करना होता है। वैसे स्कूलों में भी होता है कि उसके आधार पर वो अपने हिसाब से एक यूनिफॉर्म डिसाइड कर लेते हैं। कई सारे स्कूल ऐसे हैं, दिल्ली के जामिया नगर में आप चले जाइए, जहां पर बच्चियां हेड स्कार्फ पहनती हैं, नॉन मुस्लिम बच्चियां भी स्कार्फ पहनकर आती हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं कि हम किस तरह के इंस्टीट्यूशन में हम जाना चाहते हैं। सवाल ये आता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन का जहां पे सेट रूल्स हैं ऑलरेडी, उसको तोड़कर आप अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको लागू करवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो भारत के इस्लामीकरण को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जो PFI का मिशन 2047 डॉक्यूमेंट आया था। इनफैक्ट इस वाले मामले में भी, हिजाब में भी कोर्ट तक ने बात कही कि CFI और PFI का इन्वॉल्वमेंट और ये जो पिटिशनर है जी बिल्कुल PFI ने, तो हमें वो एस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए कि जी बिल्कुल वो एस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए। अल जवाहिरी उसकी तारीफ करता है, ये सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। इस पर हम आयशा से बहुत जल्दी संक्षेप में इसकी राजनीति को लेकर के, जिस तरह से अंबर जैदी ने कहा कि PFI का इस पे एंगल नहीं भूलना चाहिए, अल जवाहिरी उसकी तारीफ करता है, किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति से प्रेरित है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो फैनेटिक्स हैं वो इसके पीछे हैं? जी देखिए, बिल्कुल निखिल, ये पूरा मामला जो है राजनीति से ही जुड़ा था शुरू से ही, और जैसे ही इस मामले पर एक के बाद एक सुनवाई होती जा रही है, अब ये साफ होता जा रहा है कि इस मामले में जो ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि इस्लाम के नाम पर जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि महिलाओं पर इस तरह का पर्दा का कानून अपनाकर अपनी एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की सोच है उसे थोपे। ये जो है धीरे धीरे एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर इन्हें इस बल मिल रहा है। एक तरफ तो PFI तो अब बैन हो चुकी है, लेकिन SDPI जो PFI का पॉलिटिकल विंग है, जाहिर है इस पूरे मामले पर और तूल देगा और ये कोशिश करेगा कि ये जो सोच है वो कायम रहे। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द कोर्ट इस पूरे मामले पर बिल्कुल इस पूरे मामले को सेटल डाउन करे जल्द से जल्द। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और विकास, आपसे वन लाइनर आंसर चाहेंगे जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बात, ये अभी फिर लार्जर बेंच पे जाएगा। फिर हमने देखा था कि अभी 7-8 महीने पहले जब यूपी चुनाव थे तब ये विवाद छिड़ा हुआ था। आज हमने देखा है कि आज ये फैसला आज आया, अभी लार्जर बेंच के पास जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारे जस्टिस सूलिया, उन्होंने एक कंसर्न बच्चों की एजुकेशन के लिए जताया और कोर्ट में भी ये दलील दी गई कि 17,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जितना इसको लिंगर ऑन किया जाएगा क्योंकि स्टेटस को तो मेंटेन रहेगा, तो तब तक उन बच्चों की एजुकेशन का क्या? मैं यहाँ पर उन पेरेंट्स से ये अपील करना चाहती हूँ कि जब तक स्टेटस को है तब तक आप कम से कम बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है कि जब तक स्टेटस को है उन बच्चों को जरूर स्कूल भेजा जाए। विकास, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, अगली जो 3 जजों की बेंच गठित होने की बात हो रही है, कब तक इस मामले की फिर से शुरुआत हो सकेगी? देखिए निखिल, क्योंकि बहुत जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो उस पे
नई नियुक्ति होनी है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति होनी है। तो अब ये अहम है देखना कि क्या जस्टिस यू ललित खुद इस मामले में एक आदेश देंगे या फिर इस मामले को जस्टिस चंद्रचूड़ को निर्धारित करने के लिए, उसको तय करने के लिए फिलहाल इस मामले को लंबित रखेंगे, क्योंकि 7 नवंबर को जस्टिस ललित रिटायर हो रहे हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं ये उन पर निर्भर है। चलिए बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। अंबरज़ैदी आपका भी शुक्रिया और इस बातचीत के लिए फिलहाल आयशा आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारी अगली खबर के लिए जरूर हमारे साथ बनी रहें। जी बहुत शुक्रिया आप सभी विशेष मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न अपने आप में मौजूद रहेगा कि आखिर जो बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी भी बात होनी चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो पूरी राजनीति इसके पीछे चल रही है, जो एक खेल खेला जा रहा है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक ऐसी खबर जिसे शायद मुझे हम सबको पढ़ने सुनने में भी खराब लगे। 100% शिक्षित केरल में नरबली का मामला सामने आया है और मानवता और सभ्यता को यह शर्मसार करने वाला मामला है। बेहद विभत्स, बेहद कुत्सित ये मामला है। 100% शिक्षित केरल में नरबली मानवता और सभ्यता को शर्मसार करने वाली घटना बनकर आई है। एक ऐसी घटना जिसने गॉड्स ओन कंट्री वाले केरल की विशिष्टता को कलंकित किया है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं और उसकी विशेषता को कलंकित किया है। हालांकि दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी अंधविश्वास और नरबली से जुड़ी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। केरल पुलिस ने 2 महिलाओं की हत्या के मामले में खौफनाक खुलासा किया है। महिलाओं की हत्या नरबली के इरादे से की गई थी। केरल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से तांत्रिक बने मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया है, जिसने 2 महिलाओं को कुछ दिन पहले पैसे का लालच देकर अपने झांसे में फंसाया था। फिर भगवाल सिंह और उसकी पत्नी ने साथ मिलकर दोनों महिलाओं को बेरहमी से दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। बताया जाता है कि कारोबार बढ़ाने के लिए शफी के साथ मिलकर भगवाल सिंह ने दोनों महिलाओं की बलि दी। शव को टुकड़े टुकड़े करके वहीं गड्ढे में दफना दिया। कोच्चि पुलिस के अनुसार मोहम्मद शफी ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर वीडियो में रोल देने का प्रलोभन देकर दोनों महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। दोनों महिलाओं को भगवाल सिंह के यहां रखा, फिर उन्हें ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल करके उन्हें नरबली दे दी। काला जादू की बात कही जा रही है और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने में नाकाम रही है। राज्य सरकार की नाकामी पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। इस घटना में सीपीएम के कार्यकर्ता के शामिल होने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। तो निश्चित तौर पर यह एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना है और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले में? गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरह से पुलिस ट्रैक कर रही है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की मांग उठाई जा रही है। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। बड़ा विभत्स मामला है ये सामने जो आया है। जी हाँ, बिल्कुल निखिल, इस मामले में पुलिस ने ये जो इस पूरे कांड का किंगपिन है शफी, उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये महज नरबली के तक नहीं रुकता है, ये नरभक्षता यानी आदमखोर वाली बात भी खुलकर सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस शख्स ने अंधविश्वास का वास्ता देकर जिन लोगों की बलि दी थी उन लोगों को टुकड़े टुकड़े करके उन्हें खाने के लिए भी कहा था। ये बहुत ही खौफनाक दुर्घटना घटी है यहाँ पर। और पुलिस इस पूरे मामले में अब डीएनए का फोरेंसिक साइंस का साथ लेगी और पूरा मामला जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि क्या ये सचमुच में आदमखोर या नरभक्षता का मामला बनता है। क्योंकि इस वक्त पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ कर रही है, उसके जो साथी हैं उससे पूछताछ कर रही है। और पुलिस का ये कहना है कि ये जो एक रैकेट था, महिलाओं को झांसा देकर उन्हें बेहतर कमाई का रास्ता बताने का झांसा देकर उन्हें फंसाया जाता था और इस तरह से नरबली तक उन्हें लाया जाता रहा। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रैकेट था, एक गैंग जो है शफी जिसके साथ काम करता था। और शफी
को एक साइकोपैथ बता रही है पुलिस, जो पहले भी इस तरह के जुर्म कर चुका है और बेल पर भी है। और ये खास बात सामने आ रही है कि इस नरबली के पीछे जो केरला में, केरला को पोर्न हब कहा जाता है, केरला में जो पोर्न इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है उसके चलते ये हत्याएं भी हुई है। क्योंकि ये भी सामने आ रही है बात कि जिन महिलाओं को इस शफी ने फंसाया था, पहले उनकी पोर्न फोटोग्राफी बनाई और उसने उन्हें यह भी कहा था कि वो एक एडल्ट फिल्म बना रहा है, और उसके बाद हो सकता है कुछ लेन देन में दोनों के बीच में अनबन हुई हो, उसके बाद उसने इन महिलाओं की हत्या कर दी। तो ये बहुत ही संगीन मामला है और पुलिस अब फोरेंसिक साइंस के सहारे इस एविडेंस को एस्टैब्लिश करेगी। और पूरे केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये मांग हो रही है कि इस तरह की खौफनाक हत्या के लिए इस शख्स को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे चलकर कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। तो केरल सरकार इस वक्त, केरल पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है और इस शफी से जुड़े और लोगों को गिरफ्तार करने की तलाशी कर रही है। जी जी जी, इतना शिक्षित होने के बाद कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री केरल को इतना शिक्षित है, 100% साक्षरता है, उसके बावजूद इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक की घटनाएं, इस तरह से अंधविश्वास की बात, किस तरह से देखती हैं समाज को, किस तरह से इसको देखना चाहिए, किस तरह से टैकल करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही शिक्षित राज्य है और पतनमतिट्टा वो डिस्ट्रिक्ट है, वो जिला है जहां पर सबसे पहले लिटरेसी 100% लिटरेसी घोषित की गई थी, और इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की घटना होना होश उड़ा देता है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा एक तरफ है तो दूसरी तरफ अंधविश्वास और जो जुर्म है, जो क्राइम है, जो सिंडिकेट्स हैं, क्राइम सिंडिकेट्स, वो भी पनप रहे हैं। तो जाहिर है सरकार इन पर ज्यादा और तेज नजर बनाए रखे, और सरकार जिस तरह से मैंने बताया कि पोर्न इंडस्ट्री एक अहम कारण है केरला में इस तरह के जुर्म को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इस केस में साफ ये बात खुलकर सामने आई है कि इस शख्स ने इन महिलाओं के पिक्चर्स बनाए थे, इनकी एडल्ट फिल्म शूट की थी और उसके बाद ही ये हरकत हुई है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें जो है समाज में अंधविश्वास तो अभी भी इस पर कंट्रोल में लाना इसको अभी बाकी है, और दूसरी तरफ जो पोर्न इंडस्ट्री को लेकर घटनाएं घटती है केरल में, इस पर केरल सरकार को और मजबूत कानून और कड़े नियम बनाने बेहद जरूरी है ताकि इस तरह का जुर्म ना हो। जी जी, निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर के उस पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि केरल सरकार लगातार इस मसले से वाकिफ है, जानती है केरल सरकार की इस तरह की घटनाएं होती रही है, और केरल के कुछ अंदरूनी इलाकों में आज भी अंधविश्वास पनपता है और अंधविश्वास को लेकर इसे एक धार्मिक रूप दे दिया जाता है और अलग अलग धर्म के लोग भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो जाहिर है केरल सरकार को इस अंधविश्वास और जो नर बलि का जो प्रैक्टिस है केरल में, इस पर कड़े कानून और नए नियम बनाने बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं सरकार कुछ हद तक इस मामले में शायद सरकार के पास इस मामले में जवाब नहीं है कि कैसे सरकार इन दो महिलाओं की जान नहीं बचा सकी, और ये मासूम जो दो महिलाएं थी वो इस शफी के झांसे में आ गई। एक रैकेट जो 3 लोग मिलकर चला रहे थे वो यहाँ पर मजबूत होता गया और सरकार इन 2 महिलाओं की जान बचाने में नाकाम रही। तो सवाल कई उठ रहे हैं और मांग भी यही उठ रही है कि इस तरह के जुर्म के लिए फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसकी जांच पूरी हो और इन्हें सजा मिले। जी बिल्कुल, इनको सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। तमाम सारे लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन